नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, अपन GF&AR का चैप्टर नंबर 17 आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब तक जो भी मैंने पढ़ाया है सारा का सारा मुझे पता है कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे उसे और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों, बार बार रिवाइज करना ही इसको याद करने का मूल मंत्र है। यदि आप लोग पहली बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। लेकिन 3-4 बार आप लोग जैसे रिवाइज कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि हाँ, मुझे कुछ याद हुआ है। और इसकी जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको यह याद रहेगा। दोस्तों, इसको देखने के बाद आप लोग इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 17। भाई, जो GF&AR है, समझो आप लोग, जो GF&AR है जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है भाई। GF&AR का जो चैप्टर नंबर 17 है इसमें बता रखा भाई सहायता और अनुदान के लिए, ठीक है। सहायता और अनुदान के लिए अपन कहाँ जाएंगे भाई? रूम नंबर 17 में जाएंगे, ठीक है। सहायता और अनुदान इसके लिए कहाँ पर जाना भाई? रूम नंबर 17 मतलब चैप्टर नंबर 17। कहाँ से कहाँ तक है? नियम नंबर 279 से 293 तक। सहायता और अनुदान कहाँ से कहाँ तक है भाई? 279 से 293 तक, ठीक है। ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि भाई चैप्टर नंबर 17 में है सहायता, अनुदान है, रिलीफ है, और ये आपको कहाँ? नियम नंबर 279 से 293 तक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अपन 279 को पढ़ लेते हैं। पहली बात तो सहायता अनुदान, इसका क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? किस किस को सहायता या फिर अनुदान दिया जाता है? देखो इसका क्षेत्र क्या है। यह नियम स्थानीय निकाय, लोकल बॉडीज हो गई, निगम हो गए, बोर्ड हो गया, शैक्षणिक संस्थान हो गए और सार्वजनिक क्लब हो गए, इनसे यह संबंधित है। भाई यह नियम लोकल बॉडीज, नगर पालिका हो गए, आपको पता है, ठीक है। निगम हो गए, बोर्ड हो गए, शैक्षणिक संस्थान हो गए और सार्वजनिक क्लब हो गए, इनसे यह संबंधित है, ठीक है भाई। अब आगे अपन देखो अनुदान देने की जो भी मूल शर्तें हैं वो सिद्धांत देख लेते हैं। नियम नंबर 280, इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसको आप लोग देखो यार, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अनुदान देने के सामान्य सिद्धांत क्या क्या है। देखो पहला बिंदु क्या है? अनुदान सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित स्कीमों के आधार पर दिया जाएगा। अगर किसी को भाई अनुदान दे रही है सरकार, ग्रांट दे रही है, तो आपको मैं बता दूं कि जो सरकार जो कोई स्कीम चला रही है भाई उसके तहत ही देगी। उसमें क्या है? अनुदान स्वीकृति में उसका उद्देश्य और अनुदान की शर्तें भी लिखनी होगी, उल्लिखित होगी। भाई जब आप अनुदान दे रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य है और उसकी क्या शर्तें हैं, ये भी आपको लिखना होगा। अनुदान यदि प्राइवेट संस्थान को दिया जा रहा है तो यह जांच अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके पास अनुभव, प्रबंधकीय योग्यता और नियंत्रण के साधन है कि नहीं है। क्या क्या चेक करना भाई? ये अनुदान यदि प्राइवेट संस्थान को दिया जा रहा है तो देखो क्या चेक करना है कि एक तो उसके पास अनुभव है या नहीं, प्रबंध की योग्यता है या नहीं, या फिर नियंत्रण के साधन है तथा नहीं। इन चीज़ों की जानकारी कर लेनी चाहिए। किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान की उतनी ही राशि स्वीकृत की जाएगी जितनी उस वर्ष के संभावित खर्चों के रूप में हो। भाई जितना आपको लगे कि यार देखो एक साल में कितना 5 लाख इतना ही इस संस्था से खर्च हो पाएगा, तो आपको 5 लाख तक की ही स्वीकृति जारी करनी चाहिए। अनुदान देने से पहले बॉन्ड भरवाना आवश्यक है। भाई अनुदान देने से पहले आपको बॉन्ड भरवा लेना चाहिए कि यह अनुदान आपको जिस कार्य के लिए दिया जा रहा है उस कार्य के लिए ही काम में ले, अन्यथा आपको यह राशि वापस लौटानी पड़ जाएगी। 280 में देखो सामान्य सिद्धांत है, क्या है भाई? अनुदान सरकार द्वारा जो स्कीम्स है उसके आधार पर दिया जाएगा, योजनाओं के आधार पर दिया जाएगा।
अनुदान स्वीकृति देते समय उसका उद्देश्य और अनुदान की शर्तों की जांच पूर्ण कर लेनी चाहिए। अनुदान प्राइवेट संस्था को दिया जाए तो जांच कर लेना चाहिए कि उसके पास में अनुभव है कि नहीं है, प्रबंध की योग्यता है कि नहीं है, या फिर इसके पास नियंत्रण के साधन है कि नहीं है। भाई किसी वित्त वर्ष में अनुदान की उतनी ही राशि स्वीकृत कर जानी चाहिए जिस वर्ष उस वर्ष के संभावित खर्चों के रूप में हो, और अनुदान देने से पहले बॉन्ड भरवाया जाना आवश्यक है। आइए दोस्तों अगला पढ़ते हैं नियम नंबर 281, विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान। अगर मान लो भाई कोई विशिष्ट परियोजना है, कोई विशिष्ट कारण है, जैसे मान लो किसी एरिया में कोई बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस एरिया में कोई संस्था है, उसको यदि अनुदान दिया जाता है तो उसकी क्या शर्तें हैं, ठीक है, उन शर्तों को अपन जान लेते हैं विशेष अनुदान के लिए। ठीक है भाई, अनुदान निर्धारित समय में खर्च किया जाएगा। पहली शर्त तो ये है कि भाई जितना समय आपको दिया है कि भाई 3 महीने के अंदर उसको अनुदान को खर्च करना, तो 3 महीने के अंदर ही खर्च करना है। यदि कोई खर्च विधिवत रूप से न किया गया हो तो उसे सरकार को वापस लौटाया जाएगा। ठीक है भाई, विधिवत तरीके से खर्च नहीं किया है उसको वापस सरकार को लौटाना होगा। अनुदान से जो राशि प्राप्त की जाती है जो, ठीक है, तो उसका उपयोग उसी उपयोग में लेना है जिस प्रयोजन के लिए वह राशि दी गई है, उसके अलावा किसी भी अन्य उपयोग में नहीं लिया जा सकता। अनुदान लेने वाले से अंडरटेकिंग ली जाएगी कि संस्थाएं अनुदान की शर्तों को पूरा करेगी। भाई जो भी संस्थान है उसको संचालन करने वाला जो अध्यक्ष है उससे पहले एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि ठीक है कि संस्थाएं अनुदान की शर्तों को पूरा करेगी। अगला देखो, 1000 रुपये से अधिक प्रत्येक संपत्ति का लेखा रखा जाएगा। भाई यदि 1000 रुपये से जो अधिक जो भी राशि दी जाती है तो प्रत्येक का क्या रखेगा, लेखा जोखा रखा जाएगा। तो 81 में क्या भाई, विशिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान। ठीक है भाई, अनुदान निर्धारित समय में खर्च होना चाहिए, अगर खर्च नहीं किया तो सरकार को वापस लौटाना पड़ेगा। अनुदान से प्राप्त जो राशि है उसको उसी प्रयोजन में खर्च किया जाएगा जिसके लिए उपयोग में जिसके लिए उसे जारी किया गया है, और अनुदान लेने वाली जो संस्था है उससे पहले एग्रीमेंट करा लिया जाएगा कि शर्तों को पूरा करें। और 1000 रुपये से अधिक की जो प्रत्येक राशि होती है, खर्च होती है, उसका क्या रखा जाएगा, लेखा जोखा रखा जाएगा। नियम 282 अपने को बताता है उचित समय के बारे में कि क्या होता है उचित समय। नियम 282 अपने को उचित समय के बारे में बताता है। उचित समय क्या होता है, अनुदान के संबंध में उचित समय कितना होता है भाई, 1 वर्ष होता है। कितना होता है, अनुदान के संबंध में उचित समय कितना वर्ष होता है भाई, 1 वर्ष का होता है। अगला देख लो भाई, नियम नंबर 283 आप लोग देख लो। 283 क्या है, भवन हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत। समझो आप लोग, अगर मान लो भाई कोई भी संस्थान है उसके लिए भवन बनाना है तो उसके लिए कितना अनुदान स्वीकृत किया जाना है, इसके जो सिद्धांत उसे आप लोग जान लें। और ये अपने को दे रखे हैं भाई, जो नियम नंबर 283 है इसमें अपने को दे रखा है। ठीक है, भवन हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत। देखो यार, पहली कंडीशन तो क्या है, भवन आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र के लिए ही स्वीकार किया जाएगा। भाई देखो, कोई भी एरिया है, मान लो जैसे ये इतना एक प्लॉट है और इसके लिए गया है कि भाई हमें एक भवन बनाना है, तो जो इसका जो मिनिमम क्षेत्र है, समझो आप लोग, जो इसका जो न्यूनतम क्षेत्र भाई इसके इतने के लिए ही स्वीकृति दी जाएगी, नहीं कि भाई इतने सारे के लिए नहीं। जिससे मिनिमम जो न्यूनतम क्षेत्र है जिससे आवश्यकता पूरी हो जाए, तो इसके लिए क्या होगी, वित्तीय स्वीकृति देनी होगी। ऐसी समस्त शर्तें अनुदान देते समय लागू की जाएगी जिससे कि भवन के किराए में सरकार का हिस्सा सुनिश्चित किया जा सके। भाई जिस भी संस्था को अनुदान दिया जा रहा है उससे पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि भवन का जो किराया होगा उसमें सरकार का हिस्सा होगा। 283 में क्या भाई, अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी, भवन से हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत। ठीक है, क्या क्या सिद्धांत है, एक तो भाई भवन के लिए जो राशि दी जाएगी जो कम से कम क्षेत्र के लिए दी जाएगी। दूसरी बात, जब अनुदान दिया जाता है उस समय क्या कर ले, फिक्स कर लिया जाएगा कि जो भवन बनाया जा रहा है उसमें सरकार का हिस्सा तय होना चाहिए।
नियम नंबर 284 को देखिए भाई, उपयोगिता का प्रमाण पत्र। उपयोगिता का प्रमाण पत्र भाई, अनुदान जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उसके संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। भाई देखो, आपको किसी भी कार्य के लिए अनुदान दिया गया है संस्था को, तो आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा कि भाई आपने उस राशि को उसी में खर्च किया है जिस काम में आपको के लिए अनुदान दिया गया है। तो भाई ये था दोस्तों अपना जो चैप्टर था जीएफ एंड आर का, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग को इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।